नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे ई व्याख्यान में। और मैं ज्योति कुमारी राजकीय महाविद्यालय बहरोड आपका पुनः स्वागत करती हूँ। हम आज आधुनिक काल पर जो हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे उसी पर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और कुछ साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, आपको मालूम ही है कि हमारे आधुनिक काल का जो प्रारंभ है सन 1900 ईस्वी से आज तक माना जाता है। और आधुनिकता शब्द किन किन अर्थों को अपने अंदर समाहित रखता है उनके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अब आधुनिक काल में हमारी हिंदी साहित्य का कैसे विकास हुआ, इस पर हम छोटी सी चर्चा करेंगे। तो आधुनिक काल में साहित्य दो दिशाओं में आगे बढ़ता है। हमारा पहला जो है गद्य साहित्य और दूसरा पद्य साहित्य। गद्य और पद्य साहित्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य ने अभूतपूर्व उन्नति की और उसमें हम आगे बढ़ेंगे। यदि एक मोटे मोटे रूप में हम अगर आज पद्य साहित्य की बात करें, गद्य साहित्य की बात करें, तो आधुनिक काल से पूर्व के जितने भी काल थे उनमें ये विभाजन कम था। पहले पद्य साहित्य को ज़्यादा प्राथमिकता मिलती थी, लेकिन आधुनिक काल में गद्य साहित्य को अधिक महत्व दिया गया। कई विद्वान तो आधुनिक काल को गद्य काल भी कहना पसंद करते हैं। यदि मोटे रूप में कहना चाहें तो हमें दो मुख्य बातें आधुनिक काल में दिखाई देती हैं। पहली मुख्य बात है हिंदी में गद्य लेखन में की परंपरा का विकास हुआ, हिंदी की गद्य लेखन की परंपरा का विकास हुआ। और दूसरी कि अभिव्यक्ति के लिए ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को अधिक महत्व दिया गया। खड़ी बोली को अधिक महत्व देने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये भी था कि इस तरह की परिस्थितियां हो गई जिसमें पद्य की बजाय गद्य को अधिक महत्व दिया जाने लगा। इसलिए ब्रज भाषा और अवधि के स्थान पर खड़ी बोली ने अपना एक स्थान कायम किया हिंदी साहित्य में। तो अगर हम पद्य साहित्य की बात करें, चलिए पहले पद्य साहित्य पर ही चर्चा कर लेते हैं। पद्य साहित्य की बात करें तो वो मोटे मोटे तौर पर जो हम एक विभाजन करते हैं वो सबसे पहले है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को आप मानिए 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच में। उसके बाद द्विवेदी युग, जिसे कई विद्वान सुधारवादी युग भी कहते हैं, और वो रहा 1900 से 1915 ईस्वी तक। उसके बाद आप आइए छायावादी युग में। छायावादी युग प्रारंभ होता है 1915 से 1935 ईस्वी तक। उसके बाद छायावादी युग के बाद प्रगतिवाद का समय 1935 से 1942 ईस्वी तक माना जाता है। फिर प्रयोगवादी युग 1942 ईस्वी से 1960 तक, बहुत लंबा चलता है ये समय। और फिर उसके बाद आती है नई कविता जो 1960 से आज तक चल रही है। और उसके बाद तो बहुत सारे साठोत्तरी कविता, अकविता, बहुत सारे आंदोलन इसमें जुड़ गए। लेकिन अगर हम पद्य साहित्य की बात करें तो मोटे मोटे रूप से आपको मैं पुनः याद दिला दूं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता इसमें आते हैं। ये एक मोटा मोटा आप काव्य के रूप में मोटा मोटा विभाजन ये है, क्योंकि काव्य प्रवृत्तियाँ जो हैं वो एकदम से एक रात में उत्पन्न नहीं होती हैं, बल्कि उसके पीछे समय लगता है। अब वो समय जो है उसको हमने प्रवृत्तियों के आधार पर मुख्य रूप से विभाजित कर दिया है। अब हम एक छोटी सी पृष्ठभूमि जो हमने पिछले ई लेक्चर में भी समझी थी और वही हम अब इसमें भी समझने की कोशिश करें। तो पृष्ठभूमि में अगर हम बात करें तो सबसे पहली पृष्ठभूमि आती है आधुनिक काल की सामंती संस्कृति के अंत के साथ। सामंती संस्कृति जो आप समझते हैं कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल की एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है सामंती संस्कृति, क्योंकि रजवाड़े थे और उनके राज दरबारी कवि और भक्ति जो जनता से जुड़ी भक्ति के जितनी कविताएं थी, और रीतिकाल जो दरबारी संस्कृति के पोषण उसमें आई, तो वो चीज़ें एक सामंती संस्कृति के साथ खत्म होती हैं। ऐसे ही ख़त्म कैसे होती हैं? वो ख़त्म इसलिए होती हैं क्योंकि मध्य वर्ग की सांस्कृतिक चेतना बढ़ रही है। मध्य वर्ग वो वर्ग है जो आधुनिक काल में सबसे ज़्यादा उभर के आया। उच्च वर्ग
जिसमें आप पहले के कालों में राजवर्ग को ले लें और गरीब जो जनता जिसको समाई जाए। लेकिन आधुनिक काल तक आते आते हम जाति के आधार पर विभाजन नहीं करते, बल्कि एक धन के आधार पर विभाजन होने लगा, जिसे वर्ग कहा जाने लगा। वर्ण के स्थान पर वर्ग की प्राथमिकता होने लगी। तो वर्ग, ऐसा वर्ग जो मध्य वर्ग था, और मध्य वर्ग वह वर्ग जो पूरी तरह से न तो इसकी ब्राइटनेस, हाँ, न तो पूरी तरह से उच्च धनवान है, न पूरी तरह से गरीब है। तो एक ऐसा वर्ग जो इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है, उसकी सांस्कृतिक चेतना का विकास होने लगा। और जैसे हम जानते हैं, भक्तिकालीन जो साहित्य था वो जनता का साहित्य था, और रीतिकालीन साहित्य दरबारी साहित्य था। लेकिन आधुनिक काल में मध्य वर्ग जो उत्पन्न हुआ, वो इन दोनों के बीच का साहित्य था, जो इनके मन की भावनाओं को बताने वाला था, इनके पीड़ाओं को, इनके संघर्षों को बताने वाला काव्य रहा। मध्य वर्ग की चेतना इस आधुनिक काल में हमें सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। उसके बाद की बात करें तो हम सामाजिक स्थितियाँ जो थी वो हमारे आधुनिक काल को बढ़ाने वाली थी, उसके साहित्य को आगे बढ़ाने वाली थी। सामाजिक स्थितियों में बेहद उठापटक सी स्थिति चल रही है, और आप देखें कि राजतंत्र खत्म हो चुका है, अंग्रेजी शासन लगा हुआ था। सन 1857 में क्रांति भी हो चुकी है। उसके बाद कई तरह के आंदोलन, 1857 की क्रांति, कई तरह की सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे हैं हमारे देश में। अनेक ऐसी संस्थाएं उदित हुई जो हमारे देश की संस्कृति को, सभ्यता को प्रभावित कर रही थी, आंदोलनों को दिशा दे रही थी। विवेकानंद जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस आदि, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो समाज के सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। तो इस स्थिति में हम आगे देखते हैं कि जो देश है वो अलग अलग सांस्कृतिक चेतनाओं के साथ बढ़ रहा है। तो उन चीज़ों को भी हम अपने आधुनिक साहित्य काल में पाते हैं। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि आधुनिक काल से पहले का जो भी साहित्य था वो रूढ़ साहित्य था, मतलब उसका एक निश्चित नियम था, आबद्ध था कि भाई इस दिशा में ही आगे बढ़ना है। लेकिन आधुनिक काल तक आते आते वो स्थिति आप समाप्त हो गई समझते हैं, और एक नई किस्म के प्रयोग, नई किस्म के चिंतन, नई किस्म के संघर्ष, नई किस्म के वर्ग, ये सब चीज़ें हमारे आधुनिक काल में आने लगे। तो एक आधुनिक काल का साहित्य एक मिला जुला सा साहित्य रहा, जिसमें भक्ति भी है, जिसमें देश प्रेम की लहर है, देश के प्रति एक मर मिटने का जज्बा है। वो ऐसी कई चीज़ें हमारे इसमें साहित्य में हमें दिखाई देती हैं। और इससे भी बड़ी बात कि अंग्रेज़ों ने जो अत्याचार किए, वो अंग्रेज़ों के जो अत्याचार थे और इन सुधारवादी आंदोलनों के टकराव के फलस्वरूप एक अलग ही धारा देश में हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। आधुनिक काल में, क्योंकि मैं समझते हुए आपको बताती हूँ कि आधुनिक काल में गद्य और पद्य दोनों का बराबर विकास हुआ, लेकिन पूर्व के कालों में गद्य का इतना अधिक विकास नहीं हुआ था जितना आधुनिक काल में हुआ। तो बच्चों, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि पद्य के साथ साथ गद्य के विकास पर भी हम एक पूरी हमारे जो अगला जो हमारा ई व्याख्यान होगा उस पर हम चर्चा करेंगे कि उसको गद्य युग भी क्यों कहा जा सकता है। क्योंकि पहले एक आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में श्रव्य परंपरा चल रही थी, सुनने की परंपरा, और उसी को सुन करके हम पूरे वेद हम याद कर लिया करते। एक वेद, दो वेद, तीन वेद, चारों वेद, उपनिषद, पुराण, सभी कुछ हम याद कर लिया करते हैं। जितने काव्य थे वो हमने हमारी श्रुत परंपरा में ही चल रहे हैं। तो लेकिन अब चूंकि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका आधुनिक काल तक आते आते, इसलिए पद्य के साथ गद्य का भारी मात्रा में विकास हुआ। और हम उससे भी बड़ी बात कि हम केवल अपने प्रांत, अपने देश तक ही सीमित न रह करके हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके हमने पूरे विश्व को, जो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना थी, उसको हमने अपनाते हुए पूरे विश्व को अपने साथ समेटा और पूरे विश्व के सुख दुख से साक्षात्कार किया, और ये समझा कि मानव का जो सुख है, मानव का दुख, वो केवल एक देश या एक प्रांत तक सीमित नहीं है, वह सभी तक, सभी की भावनाओं तक फैला हुआ है। चाहे वो किसी भी देश का मनुष्य हो, चाहे वो किसी भी देश का प्राणी हो, वो उसकी भावनाएं समान ही रहती है, उसके संघर्ष समान ही रहती हैं। और यही प्रेरणा हमें मिली हमारे सुधारवादी आंदोलनों में और आगे बढ़ने पर। हमने महसूस किया
कि जो पीड़ा हमारे साथ है वही पीड़ा दूसरे के साथ है, तो हमने पूरे विश्व को अपना माना और यहीं से आधुनिक काल में एक नई दिशा उत्पन्न होती है और नया तरह का साहित्य जिसमें सभी की पीड़ा शामिल हुई। तो आधुनिक काल में पद्य साहित्य में आज इतनी ही चर्चा करते हैं। अगले हमारा ई व्याख्यान होगा हिंदी साहित्य का आधुनिक काल में गद्य में विकास। ठीक है, अगली कक्षा तक नमस्कार, धन्यवाद।